अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 9th चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आंसर है, सबसे पहले है लाइक पैरेलल फोर्सेस। डेफिनेशन है इसकी, द फोर्सेस विच एक्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। कि ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल और सेम डायरेक्शन में हैं उनको बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। एग्जाम्पल, टू पीपल पुशिंग अ कार इन द सेम डायरेक्शन। जब दो लोग एक कार को धक्का लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी फोर्स है? लाइक पैरेलल फोर्सेस। और दूसरी डेफिनेशन है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, द फोर्सेस विच एक्ट पैरेलल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कि ऐसी दो फोर्सेस जो पैरेलल तो हों लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हों, उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, टू पीपल पुलिंग अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। कि दो लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग साइड से रस्सी को खींच रहे हैं, तो वो कौन सी फोर्स है? अनलाइक पैरेलल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यूज क्या हैं? सो इसका आंसर है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। के वेक्टर के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं उसी को क्या बोलते हैं? उनके कंपोनेंट्स बोलते हैं। और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वेयर एफ इज़ द वेक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पर एफ क्या है? वेक्टर है, और थीटा क्या है? एंगल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ अ फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स एट 30 डिग्री, तो एफ एक्स क्या होगा? 10 कोस 30 डिग्री, और एफ वाई क्या होगा? 10 साइन 30 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स क्या है? आंसर है इसका, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स इज़ द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स। कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर फोर्स एक्ट करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हेन पुशिंग अ डोर, जब हम दरवाजे को धक्का लगाते हैं, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पुश। फोर्स किस तरफ मूव करती है, किस तरफ फोर्स लगती है? जिस तरफ हमने पुश किया। रीज़न, रीज़न है इसका, बिकॉज द मोशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। जो बॉडी की मोशन है वो किस पर डिपेंड करती है? जिस डायरेक्शन में ये लाइन जाएगी बॉडी भी उसी लाइन में मूव करेगी। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स क्या है? कि हम जिस तरफ फोर्स लगाएं बॉडी उसी तरफ मूव करे। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रूव दैट टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है और प्रूव कीजिए टार्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स साइन थीटा। सो आंसर है इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स, पहले तो देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिवट और एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। कि ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को घुमा दे, ऐसी फोर्स जिससे कोई चीज़ घूमे, ना उसको पुश हो ना पुल हो, उससे चीज़ को घुमाएं हम, तो उसको बोलते हैं मोमेंट। उस घूमने को क्या बोलते हैं? मोमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की ताकत घुमाने की, फोर्स की ताकत घुमाने की। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स का इफेक्ट टर्न करने का, घुमाने का इफेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। फार्मूला है इसका, टी इज इक्वल टू एफ इंटू डी। और डी क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट। अब पिवट क्या है? पिवट होता है ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव करती है, यानी कि घूमती है। पिवट फॉर एग्जांपल, दरवाजे का पिवट क्या होगा हमारे पास? डोर का पिवट, उसका कब्ज़ा होगा जिससे डोर अटैच होता है और उसी से खुलता और क्लोज होता है। तो इसी तरह एक झूला होता है सीसॉ, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द बॉडी ऊपर नीचे होती है, उस झूला वो ऊपर नीचे होता है, तो वो सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? पिवट। सो डी क्या है? वहाँ से डिस्टेंस है, पिवट से डिस्टेंस, डी को इसको बोलते हैं, पिवट से डिस्टेंस को बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। सो अब प्रूफ करते हैं, टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। फर्स्ट कर लीजिए, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। पिवट से डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? आर, और एफ है हमारे पास जो हमने फोर्स लगाई है, और थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान क्या है? थीटा एंगल है। अब हमने निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें आर और थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा। आर, सो डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
सो जब हम फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे पास आएगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टार्क, कि हम कितनी फोर्स लगाएंगे तो चीज़ घूमेगी। सो टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, क्योंकि डी की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, तो टार्क इज आल्सो इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है शो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो बट टार्क इज़ नॉट ज़ीरो, कि साबित कीजिए कि फोर्स तो ज़ीरो हो सकती है लेकिन टार्क ज़ीरो नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर है इसका, पहले हम देखते हैं टार्क की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी, अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि एक टार्क के लिए दो फोर्सेस चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में। वो फोर्सेस किस में हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब एक साउथ में हो तो एक नॉर्थ में हो, एक प्लस है तो एक माइनस है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि जब हम दो फोर्सेस को प्लस करते हैं, उनका रिजल्ट लाते हैं तो क्या आएगा उसका रिजल्ट। अगर एक फोर्स प्लस में है और दूसरी माइनस में है तो इसको मैथमेटिकली जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है। सो फोर्स और फोर्स को जब प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी और ज़ीरो हो जाएंगी। वो क्या होगा? ज़ीरो। सो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई है? ज़ीरो आ गई है। सो एक तो चीज़ हमने साबित कर दी कि फोर्स ज़ीरो है टार्क के केस में, टार्क के केस में फोर्स ज़ीरो होगी। अब दूसरी चीज़ साबित करते हैं कि क्या टार्क भी ज़ीरो होगा या नहीं होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सो टार्क की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि जो फोर्सेस होती हैं एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड प्रोड्यूस रोटेशन, कि जो फोर्स होती है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करती है और क्या होता है? प्रोड्यूस होती है रोटेशन, कि वो बॉडी घूमती है। अब टार्क की फार्मूला भी पढ़ा हमने टार्क का, टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? फोर्सेस के दरमियान ये डिस्टेंस है, दो फोर्सेस के दरमियान ये डिस्टेंस है। अब जैसा कि रीज़न है इसका, बिकॉज फोर्सेस कैंसिल इन ट्रांसलेशन बट स्टिल क्रिएट रोटेशन, या जैसा कि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल तो कर रही हैं लेकिन फिर भी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो टार्क तो ज़ीरो नहीं होता लेकिन रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। सो हैंस प्रूव कि टार्क तो ज़ीरो नहीं होता लेकिन फोर्सेस ज़ीरो हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच फिगर, हर फिगर में इक्विलिब्रियम की स्टेट को आइडेंटिफाई करो। तो पहला हमारे पास केस है कोन स्टैंडिंग ऑन बेस, एक कोन है जो अपनी बेस पर खड़ी रहती है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम कोन है, ठीक हो गया, जो आइसक्रीम अपनी कोन पर खड़ी रहती है, तो वो कौन सी स्टेट होगी इक्विलिब्रियम की? उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्योंकि रीज़न पढ़ते हैं फिर इसका देखते हैं। रीज़न है इसका, इफ स्लाइटली टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज एंड इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि जब भी हम कोन को थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन में वापस चली जाती है। तो अगर कोई भी बॉडी अगर उसको पुश या पुल किया जाए और वो अपनी वापस असल वाली पोजीशन में चली जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी वापस अपनी पोजीशन में चली गई है पुश और पुल के बाद, तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर 2 है बॉल ऑन डोम। तो ये क्या होगी? एक गुंबद पर पड़ी हुई बॉल, तो उसमें कौन सी इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी? उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? रीज़न पढ़ते हैं इसका, इफ़ स्लाइटली डिस्टर्ब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्स एंड द बॉल रोल्स अवे, अगर गुंबद की चोटी पर बॉल पड़ी हुई है, अगर हमने उसको थोड़ी सी फोर्स के साथ पुश किया है तो वो बॉल रोल होकर नीचे गिर जाएगी और दूर चली जाएगी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उस वक्त होती है जब हम किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो वो अपनी पोजीशन से दूर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा केस है सिलेंडर लाइंग ऑन साइड। अगर एक सिलेंडर को हम साइड से लिटा कर उसको धक्का लगाते हैं तो वो अपनी रोल होकर एक नई पोजीशन में जाके खड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। रीज़न, व्हेन मूव्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही हाइट पर रहती है, तो इसीलिए वो एक नई पोजीशन में जाकर खड़ा हो जाता है। तो अगर बॉडी को हम पुश या पुल करें और वो अपनी नई पोजीशन में जाकर रुक जाए तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।